Welcome to our NCERT series. In this series, we will cover NCERTs of all subject. NCERTs में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो हमारा फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, वो सारे कंसेप्ट्स हम अच्छे से देखेंगे। पहले हम ज्योग्राफी की NCERTs से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमी, देन एनवायरनमेंट। आज हम 6th क्लास की NCERT देखते हैं ज्योग्राफी की। इसका इंडेक्स देखिए। चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सेकेंड चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। दो मोशंस होते हैं, पहला रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। तो उनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं वो अपन देखेंगे। चैप्टर 4 इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैप्स, ये छोड़ेंगे अपन। चैप्टर 4। चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स लाइक लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स मीन्स माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स वगैरह वगैरह। 7 चैप्टर अवर कंट्री इंडिया। इंडिया की लोकेशन, किस लैटिट्यूड पे है, किस लॉन्गिट्यूड पे है, कौन सी कंट्रीज से अपनी बॉर्डर टच होती है, ये सब। चैप्टर 8 इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पहला कॉन्सेप्ट फुल मून नाइट, उसको अपन पूर्णिमा भी बोलते हैं। इस दिन अपने को मून पूरा दिखता है। फिर न्यू मून नाइट, इसको अपन अमावस्या बोलते हैं। इस दिन अपने को मून नहीं दिखता। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो न्यू मून नाइट होती है, उस दिन अपन स्काई को बेस्ट देख सकते हैं, वेस्ट व्यू दिखता है स्काई का। बट कंडीशन है कि उस दिन क्लियर नाइट होनी चाहिए, मींस क्लाउड वगैरह नहीं होने चाहिए। और फुल मून और न्यू मून ये अप्रॉक्स मंथ में एक ही बार होता है। जैसे आज अगर न्यू मून डे है तो 14 डेज बाद फुल मून डे होगा, 14 दिन बाद। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि ये जो मून है और जो टिनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने को दिन में क्यों नहीं दिखते। होते ये भी दिन में है पर अपने को नहीं दिखते। तो इसका रीज़न ये है कि जो सन की लाइट रहती है वो बहुत ही ब्राइट होती है। द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। इसलिए ये सब अपने को सिर्फ रात में दिखते हैं, सनसेट के बाद और सनराइज से पहले तक। फिर ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो जो स्पेस में है वो सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सेलेस्टियल बॉडीज दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट होती है, उन्हें अपन स्टार्स बोलते हैं। सन भी अपना एक स्टार है। और दूसरी होती है जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, उनको अपन प्लैनेट्स बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि यार जब स्टार्स में हीट और लाइट होती है तो अपने को रात को लाइट और हीट क्यों फील नहीं होती ज़्यादा? तो उसका रीज़न ये है कि जो स्टार्स है वो बहुत दूर है, वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। ये देखिए, ये है ना, काउंट काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है उर्सा मेजर, सप्तऋषि। एक पोल स्टार का कॉन्सेप्ट है। पोल स्टार इज यूजफुल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ प्लेस। क्यों? क्योंकि पोल स्टार की जो पोजीशन होती है वो ऑलवेज फिक्स होती है इन द स्काई। पोल फिर ये देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट
दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, उन्हीं को अपन प्लैनेट बोलते हैं। जो अपना अर्थ है या जो अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, वो लाइट लेते हैं सन से। सन भी एक स्टार ही है ना, और अपना नियरेस्ट स्टार है सन। फिर ये देखिए, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। और जो रिंग होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस होते हैं। सोलर सिस्टम देखते हैं। सोलर सिस्टम अपने को पता है क्या क्या होता है सोलर सिस्टम में। सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स, ये सब होते हैं। ये एस्टेरॉइड बेल्ट पड़ता है अपना मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच में, ये याद रखना। अब अपने को पता है कि जो पूरे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और ये भी पता है कि जो अर्थ रिवॉल्व करता है वो 365 डेज में रिवॉल्व करता है। सन का एक रिवॉल्यूशन 365 डेज में होता है। सबसे कम टाइम मरकरी लेता है 88 डेज में। उसके बाद वीनस 255 डेज में। फिर अर्थ 365 डेज में। ये आपको याद नहीं रखना, बस एक अंदाजा होना चाहिए। फिर टाइम बढ़ता जाता है। अपने को ये भी पता है कि जो अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, रोटेशन करता है, और एक रोटेशन में टाइम लगता है 1 डे का। सिमिलरली मार्स भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, उसको भी एक ही दिन लगता है। तो ये याद रखना है, अर्थ और मार्स को अपने एक्सिस पे रोटेशन में सिर्फ एक दिन लगता है। और मरकरी को 59 डेज लगते हैं। सबसे कम टाइम लगता है जुपिटर को, ये याद रखना, 9 hours 56 minutes। जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स होते हैं ना, उन्हें अपन इनर प्लैनेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू द सन एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। और जो बाकी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं, उन्हें अपन आउटर प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। इनर प्लैनेट रॉक से बने हुए होते हैं, ये गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं आउटर प्लैनेट्स। अब सन के बारे में देखते हैं। सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। सन प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच। सन अपने को हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, बट अपने को हीट उतनी फील नहीं होती सन की। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार, इट इज फार फ्रॉम अस। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे। प्लैनेट्स देखते हैं। एक प्लैनेट्स होते हैं, ये अपने को नाम पता ही है। ये देखो, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स शेप एंड साइज आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। वीनस अर्थ का ट्विन है। क्यों? क्योंकि उसका शेप और साइज सिमिलर टू द अर्थ है। अब अर्थ के बारे में देखते हैं। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, ये याद रखना फैक्ट, ठीक, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। और इसका जो शेप है वो जियोइड शेप है, स्फीयर शेप नहीं है, जियोइड शेप है। जियोइड शेप में क्या होता है? जैसे स्फीयर ऐसा बिल्कुल सर्कल होता है, और जो जियोइड होता है ना, वो ऊपर और नीचे साइड से हल्का सा फ्लैट होता है, ऐसा फ्लैट होता है। तो ये जियोइड शेप है अपना अर्थ का। और सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और अर्थ में वाटर भी है, एयर भी है, इसलिए ये अपना यूनिक प्लैनेट है अर्थ। और कोई से प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये याद रखना फैक्ट कि जो सन की लाइट रहती है वो अर्थ तक आने में 8 मिनट लगाती है। अब मून के बारे में देखते हैं। अपने अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। मून सैटेलाइट क्या होती है? दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो अपनी अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। मून और अर्थ का डायमीटर 4:1 होता है। जैसे अगर अर्थ का डायमीटर 4 है, तो मून का डायमीटर 1 है।
4:1। पर फिर भी अपने को मून बहुत बड़ा दिखता है अर्थ से। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है, इट अपियर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अवर प्लेनेट। वो अपने अर्थ के पास है, इसलिए वो अपने को वो बहुत बड़ा दिखता है। अर्थ और मून की डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। बस एक बार याद रखने से, आते नहीं है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे अपना अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, परिक्रमा लगाता है, वैसे ही मून अर्थ की परिक्रमा लगाता है। तो द मून मूव्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 डेज। 27 डेज में मून एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है अर्थ का, है ना। और 27 डेज लेता है वो एक अपने रोटेशन में, अपनी एक्सिस पे स्पिन होने में भी वो 27 डेज लेता है। तो इसी कारण क्या होता है, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। ये याद रखना कि भाई अपने को अर्थ से मून की सिर्फ एक ही साइड दिखती है। उसका रीज़न ये है कि जो मून अर्थ का रिवॉल्यूशन में टाइम लगाता है, उतना ही टाइम वो अपनी रोटेशन में लगाता है। इसलिए अपने को एक ही साइड मून की दिखती है। मून में लाइफ पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए। अब एस्ट्रॉइड्स देखते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? न्यूमरस टिनी बॉडीज होती हैं ये, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उन्हीं को अपन एस्ट्रॉइड बोलते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट्स अपन ने देखा था, मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। मीटरॉइड्स देखते हैं। मीटरॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। उन्हीं को अपन मीटरॉइड्स बोलते हैं। अब ये कंसेप्ट ये है कि कभी कभी क्या होता है, मीटरॉइड्स अपने अर्थ के पास आते हैं, तो जो अपना अर्थ के एटमॉस्फेयर की हीट है वो मीटरॉइड्स को जला देती है। उसके कारण लाइट भी उत्पन्न होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ मीटरॉइड्स एटमॉस्फेयर को एस्केप करके अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं मीटियोर। अब देखो, ये होता है अपना यूनिवर्स। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, है ना। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। तो गैलेक्सीज क्या होती हैं? गैलेक्सी इज a huge system of billions of stars and cloud of the dust। अपनी जो सोलर सिस्टम की गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा। तो अवर अवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ये चैप्टर 1 खत्म होता है अपना। चैप्टर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये अपना अर्थ है, इसके ऊपर साइड होता है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। और नीचे साइड होता है साउथ पोल। लैटिट्यूड होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है उसको अपन इक्वेटर बोलते हैं। और ये अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फेयर और वेस्ट सदर्न हेमिस्फेयर। जो जो इक्वेटर रहती है ना, वो सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है। और इक्वेटर से जब अपन पोल साइड जाते हैं तो लैटिट्यूड्स की लेंथ कम होने लगती है। और पोल से जब अपन इक्वेटर साइड जाते हैं तो लैटिट्यूड्स की लेंथ बढ़ने लगती है। देखो, ये अपने को पता है कि अर्थ मूव्स अराउंड इट एक्सिस, है ना। अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे, किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। ये अपना सन होता है, अर्थ ऐसे रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। तो इसलिए अपन बोलते हैं ना सन राइजेज इन द ईस्ट। वो इसलिए क्योंकि अपना अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो जो ईस्ट में जगह है ना, उन्हें पहले सन दिखेगा। ये लिखा है सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो ये एक्सिस होती है ना, ये इमेजनरी लाइन होती है, रियल में नहीं होती। एक्चुअली में होना क्या चाहिए था कि नॉर्थ पोल यहाँ होना चाहिए था, साउथ पोल यहाँ होना चाहिए था। पर होता क्या है, नॉर्थ पोल यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे है। तो ये अर्थ अपना टिल्टेड है।
ये अपन ने देख लिया इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर का। जो लैटिट्यूड्स हैं अपन उसको डिग्री में मेजर करते हैं। ये जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ, और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ है, 90 डिग्री साउथ। All the parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of the latitude। डिग्री में मेजर करते हैं अपन। 90 डिग्री, 1/4, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना अब 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। अब अपन इम्पोर्टेंट पैरेलल्स देखते हैं। जैसे पहले तो अपन ने इक्वेटर देख लिया 0 डिग्री। दूसरी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये अपनी 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ये है टॉप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री साउथ में। तो जो सन की रेज होती है ना, इस एरिया में जो सन की रेज होती हैं वो इस एरिया में डायरेक्ट पड़ती हैं, ऐसे डायरेक्ट। तो इस एरिया में क्या होता है कि मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, तो इसे अपन टॉरेट जोन बोलते हैं। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके आर्कटिक सर्कल तक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, वहाँ पे सन की रेस ऐसे टेढ़ी पड़ती हैं, स्लैंटली। तो वहाँ पे उतना टेम्प हीट नहीं रिसीव होती, तो इसको अपन बोलते हैं टेम्परेट जोन। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो एरिया होता है वो टेम्परेट जोन होता है, साउथ टेम्परेट जोन। अब जो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का एरिया है वहाँ पे बिल्कुल ही मतलब सन की रेज बहुत फ्यूज्ड वे में जाती है, तो अपन उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। वहाँ हमेशा आइस जमी रहती है, ठंडा रहता है। ऐसे अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में भी फ्रिजिड जोन होता है, क्योंकि वहाँ सन की रेज बहुत ही कम, बहुत ही फ्यूज्ड वे में जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इम्पोर्टेंट डायग्राम भी है, ये याद रखना, आगे भी इसका बहुत यूज़ आएगा। ये जब सन की रेस ऐसे जाती हैं तो मैक्सिमम हीट पड़ती है, और जब ऐसे टेढ़ी जाती हैं तो उतनी हीट नहीं पड़ती। अब देखते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ये अपन देख चुके। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स इन द बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और यहाँ मैक्सिमम हीट आती है, इसलिए अपन इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच के एरिया है वो वहाँ पे स्लैंट आती है ना, तो इसमें देखो ये लिखा था एंगल ऑफ द सन रेस गोस ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। और इसलिए यहाँ पे मॉडरेट जोन होता, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, इसलिए अपन इसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। उसके बाद जो फ्रिजिड जोन रहते हैं बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साइड, वहाँ पे सन रेज की ये लिखा है हियर द सन डज नॉट राइज अबव मच अबव द होराइजन, है ना। अबव द होराइजन तो होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता। therefore it rays are always slanting and provide less heat, इसलिए वो फ्रिजिड एरिया है। अब किसी भी चीज़ की अगर आपको लोकेशन फाइंड करना है तो आपको दो दो डायमेंशन पता रहने चाहिए। अगर जैसे मान लो ये आपको लैटिट्यूड पता है, तो यहाँ पे अगर आप, ये तो कहीं भी हो सकता है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, इक्वेटर पे। तो इसलिए आपको एक वर्टिकल डायमेंशन भी पता होना चाहिए, तभी आप लोकेशन पता कर पाओगे। तो ये जो वर्टिकल वर्टिकल लाइन होती है ना, वो उसे अपन लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब आप इसकी लोकेशन पता कर पाएंगे इस पॉइंट की। तो जो लॉन्गिट्यूड है ना, वो अर्थ को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। एक होता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और इसी को अपन मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड को भी अपन डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री को अपन फर्दर मिनट्स में डिवाइड कर देते हैं, और मिनट्स को सेकंड में डिवाइड कर देते हैं। ये देखते हैं, दे आर द सेमी सर्कल्स। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, दे आर द सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस steadily towards the pole until it becomes zero at the poles,
वेयर ऑल मेरिडियन मीट्स। ये देखो कंसेप्ट, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। जो इनका डिस्टेंस है ना वो मैक्सिमम होगा इक्वेटर पे। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो मैक्सिमम होगा इक्वेटर पे। और ये पोल्स पे जाके मिलती हैं तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है ना वो कम होता जाता है। यही लिखा है ना यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये देखिए, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अपन ने देखा था कि लैटिट्यूड्स की लेंथ कम होती जाती है इक्वेटर से पोलवर्ड्स, लेकिन मेरिडियंस में लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में सबकी लेंथ सेम होती है लॉन्गिट्यूड्स की, है ना। बस इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है। ये डिस्टेंस मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है और पोल पे 0 हो जाता है। हाँ। अब जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है उसको अपन बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। वहीं से, जैसे ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अपन इस साइड आएंगे तो अपन टाइम गेन करेंगे, और इस साइड जाएंगे तो अपन टाइम लॉस करेंगे, क्योंकि अर्थ रोटेट होता है वेस्ट टू ईस्ट। जैसे इंडिया यहाँ पे आता है तो इंडिया और इंग्लैंड का जो टाइम है, इंग्लैंड 5.5 घंटे, इंडिया 5.5 घंटे इंग्लैंड से आगे रहता है टाइम में। ये भी अपन और देखेंगे। और जो 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन से आर ऑन द सेम लाइन। यहाँ से आप 180 डिग्री जाओगे तो आप पीछे वही पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से आप 180 जाओगे तो आपको वही पॉइंट मिलेगा, सिंपल। ये लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अपने को, ये देखो 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब इसके जो भी ईस्ट में होगा, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, जो भी ईस्ट में होगा ना वो टाइम अहेड होगा। जैसे इंडिया ये है, इंडिया देखो 5.5 घंटे अहेड है इससे। जैसे जब अपने यहाँ रात के 12 बजेंगे ना, तो यहाँ पे शाम के 6:30 बजेंगे दूसरे दिन के। और जो इस साइड है ना ये मतलब ये पीछे हैं टाइम के। जैसे यहाँ अगर यहाँ सुबह के 5:30 बजे हैं तो यहाँ रात के 12:30 बज रहे होंगे, और यहाँ और पीछे चल रहे होंगे ये लोग। यहाँ तो कहो दिन दिन के 12 बज रहे होंगे। तो ये है, अगर आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट साइड जाओगे तो आपको टाइम का गेन होगा, और आप यहाँ पे आओगे वेस्ट साइड तो आप टाइम लूज करोगे। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है एक बार। अगले अगले क्लासेस में ये और डेप्थ में पढ़ेंगे। और लॉन्गिट्यूड और टाइम का रिलेशन होता है, अपन ने देख ही लिया। जैसे अगर आपको कहीं का भी टाइम देखना है तो पहले का तरीका होता था कि अपन अपनी शैडो से देखते थे कि भाई शैडो किस एंगल पे जा रही, तो लोग उससे अंदाज़ा लगाते थे कि अभी का टाइम क्या होगा। क्योंकि जो शैडो होती है ना वो शॉर्टेस्ट होती है नून के टाइम पे, और लॉन्गेस्ट होती है सनराइज और सनसेट के टाइम पे। ये अपन देख चुके। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, those places east of Greenwich will be ahead of a Greenwich time, and those to the west will be behind it. अब ये टाइम का कंसेप्ट देखें, देखो 360 डिग्री, जो अर्थ का स्पेयर होता है ना 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, अर्थ 360 डिग्री रोटेट करता है कितने, 24 आवर्स में। 24 आवर्स में रोटेट करता है अर्थ 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितने होंगे, 15 डिग्री होंगे। तो अगर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस आता है तो 1 घंटे का फर्क आ जाता है कहीं भी, है ना। अगर
7.5 डिग्री का फर्क है कहीं भी लॉन्गिट्यूड में, तो 1 घंटे का फर्क, आधे घंटे का फर्क है। 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क आ जाता है। ये लिखा है ना इधर। अब ये है कि अपने को स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक है। तो यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 29 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। मतलब अप्रॉक्स 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सनराइज हो रहा है, तो यहाँ पे लगभग 7 बजे, गुजरात में 7 बजे सनराइज होगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए इंडिया ने क्या किया, जो सेंटर का पॉइंट है 82.5 डिग्री ईस्ट, अपन ने इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो, एक ही टाइम जोन पे पूरा इंडिया चले। इसी को अपन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट को। अब आता है चैप्टर 3, मोशंस ऑफ द अर्थ। दो मोशन होते हैं, एक रोटेशन, रोटेशन मतलब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो रोटेशन के कारण क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट याद रखो कि डे एंड नाइट चेंज होते हैं। जैसे मान लो ये सन है, ये सन है, और ये अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। अब जहाँ जहाँ सन की लाइट पड़ेगी वहाँ दिन रहेगा, और जहाँ नहीं पड़ेगी वहाँ रात रहेगी। रोटेशन का ये है। और जो जो लाइन इसे डिवाइड करेगी ना, उसको अपन बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सिर्फ इतना याद रखो, रोटेशन के कारण है ना। अभी इसमें एक दिया है इनने क्वेश्चन कि अगर अर्थ रोटेट नहीं होता तो क्या होता। तो अगर अर्थ रोटेट नहीं होता, तो जिस जगह पे, अगर अर्थ रोटेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे परमानेंट धूप रहेगी और यहाँ पे परमानेंट छाँव रहेगी। तो यहाँ का टेम्परेचर इतना गर्म हो जाएगा, इतनी हीट हो जाएगी कि यहाँ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी, और यहाँ पे इतना ठंडा हो जाएगा कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि अगर अर्थ रोटेट नहीं होगा तो क्या होगा, तो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एन एक्सट्रीम कंडीशन। तो अर्थ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है रिवॉल्यूशन का। अपने अर्थ अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, परिक्रमा लगाता है ना, अपन ने देखा था। तो एक रिवॉल्यूशन में लगते हैं 365 डेज और 6 आवर्स। तो जो अर्थ रिवॉल्व लगाता है और जो अर्थ टिल्ट है, टिल्ट, अर्थ एक एक्सिस पे टिल्ट है, उसके कारण ही सीजन्स में चेंज होता है। अब कैसे होता है वो अपन देखते हैं। देखो ये लिखा है ना, सीजन्स चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब जैसे मान लो अभी सन की पोजीशन ये है, ये अपना अर्थ हो गया। देखो रिवॉल्यूशन में क्या होता है, अब जैसे ये अर्थ है अपना, है ना, ये अर्थ है, और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है, और जो वेस्ट वाला है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और इस साइड का ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। अब जो सन की रेज पड़ रही हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ रही हैं, क्योंकि अर्थ टिल्ट है, अर्थ एक अपनी एक्सिस पे टिल्ट है ना। तो जो उसकी जो सन की रेज हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ रही हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ रही है। उसके कारण क्या होगा कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे गर्मी रहेगी, और जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर रहेगी। जो अभी इंडिया में हो रहा है, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो यहाँ पे विंटर है। इसको अपन बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। अब उसके बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद अर्थ, यहाँ पे अर्थ की पोजीशन ये होगी, दिसंबर के बाद मार्च में ये पोजीशन होगी। तो जो अर्थ की रेज हैं वो इक्वेटर पे पड़ रही हैं, ये इक्वेटर पे पड़ रही हैं। तो इक्वेटर पे पड़ने से क्या होगा कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल हर जगह इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा। सन की रेस इक्वेटर पे पड़ेंगी ना, तो दिन और रात बराबर होंगे। फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, जब 21 जून आती है, समर सोलिस्टिस आता है, तो जो सन की रेस हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ती हैं,
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस पे डायरेक्ट पड़ती हैं। तो नदर्न हेमिस्फेयर में समर होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम विंटर होता है। और उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, जब सितंबर आती है तब जो सन की रेज हैं वो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती हैं। तो उसके कारण फिर इक्वल डे और इक्वल नाइट होते हैं। तो इस टाइम नदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होता है ना। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे आगे की क्लासेस में भी आएगा ये। इससे यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लेना अच्छे से। ये देखो अपन ने पढ़ा था ना, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ's एक्सिस इन अ फिक्स डायरेक्शन कॉसेस सीजन। ये देखो अपन ने देखा था कि जो 21 जून है, नदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, और जो सन की रेस है फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए वो एरिया बहुत मोर हीट रिसीव करता है। द एरियाज द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेस ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। तो जो नॉर्थ पोल है वो इंक्लाइन टुवर्ड द सन। तो इस टाइम क्या होता है, समर सॉलिस्टिस के टाइम पे जो नॉर्थ पोल है ना वो सन के साइड है। तो यहाँ पे फिर सनसेट ही नहीं होता, 6 महीने तक सूरज ही निकला रहता है। The North Pole is inclined toward the sun, and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. और इसी टाइम क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट डे होता है ना और शॉर्टेस्ट नाइट इसी टाइम होता है 21 जून में नदर्न हेमिस्फेयर में। और इसका उल्टा होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है और शॉर्टेस्ट डे होता है। अब 22 दिसंबर को होता है अपना, जो सन की रेस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को होती है। जो सन की रेस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रिसीव होती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो साउथ पोल है ना वहाँ पे भी सन की रेस जाती है। यहाँ पे 6 महीने सनसेट ही नहीं होता। सदर्न हेमिस्फेयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, इसी को अपन विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। और जो 21 मार्च और September 23 है, उस टाइम जो सन की रेस है वो डायरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर। तो उसमें ये होता है कि at this position, neither the poles is tilted toward the sun, so the whole earth experience equal days and equal night। इसी को अपन इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो 23 सितंबर को ऑटम होगा नदर्न हेमिस्फेयर में और स्प्रिंग होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। इसका अपोजिट होगा 21 मार्च को। तो देखो यही तो कंसेप्ट है कि रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, डे और नाइट चेंज हो रही है, और रिवॉल्यूशन के कारण सीजन्स चेंज हो रहे हैं। वो कभी कभी पूछ लेता है कि सीजन्स चेंज होने के कारण क्या क्या है, तो उसमें रोटेशन नहीं आता। 2 बार यूपीएससी ने पूछा कि उसमें रोटेशन नहीं आता रिवॉल्यूशन में। हम्म। अभी मैप वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स जैसे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। ये काय से बना रहता है, रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट और थिन लेयर ऑफ द सॉइल, उससे बना रहता है। लिथोस्फेयर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो लैंड मास वाला पार्ट होता है, उसको अपन कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, और जो वाटर बॉडीज वाला पार्ट होता है वो ओशियन बेसिन कहलाता है। ये देख लो, ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। और ये भी अपने को पता है कि जो सी वाटर का लेवल रहता है वो सेम रहता है एवरीवेयर। इसलिए जो भी अपन हाइट रहते हैं ना वो सी लेवल से मेजर करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट हो गई 8848 मीटर, वो सब सी लेवल से ही है। एक ये देखो, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, एक मरियाना ट्रेंच पड़ती है पैसिफिक ओशियन में। उसकी डेप्थ है 11,000 किलोमीटर अप्रॉक्स। और अपनी माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 किलोमीटर। तो जो समुद्र के अंदर गड्ढा है वो हिमालय से भी ऊपर है, हिमालय से भी ज़्यादा है। अब देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। अपने को पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं।
तो एक बार ये रीड कर लेना, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये मैपिंग में कवर हो जाएगा कॉन्टिनेंट्स, ऐसे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन नहीं आता। ये देखो कि यूरल माउंटेन सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप। उसके बाद ये नहीं है इम्पोर्टेंट। ये देखो साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, रन रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये देखो इस्थमस क्या होता है? इस्थमस होता है ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंडमास। एक लैंडमास ये है और एक लैंडमास ये है, इसको एक छोटी सी पट्टी ज्वाइन करेगी, उसको अपन बोलते हैं इस्थमस। एग्जाम्पल इस्थमस ऑफ पनामा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। एक होती है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है? कि नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशियन। जैसे ये बे ऑफ बंगाल है और ये इंडियन ओशियन है, इसको कनेक्ट कर रहा है ये स्ट्रेट, पाल्कवे स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट। तो अपन इसको स्ट्रेट बोलते हैं क्या? नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशियंस। फिर हाइड्रोस्फीयर देखते हैं। अपने को पता है कि अपने अर्थ में 71% वाटर है, उसमें से अप्रोक्स 97% वाटर तो सिर्फ ओशियंस में ही है। फ्रेश वाटर बचता है सिर्फ 2.5%। अब ओशियंस के बारे में देखते हैं ना। तो अपन ने पीछे देखा था कि सारे जो वर्ल्ड के ओशियंस हैं वो सब कनेक्टेड है, और जो ओशियन का वाटर है वो ऑलवेज मूविंग। मूव होने के तीन मेन कारण हैं: वेव्स, टाइड्स और ओशियन करेंट्स। ये सब नेक्स्ट क्लास में डीपली पढ़ेंगे, अभी तो ऐसे सिर्फ नाम याद रख लो: वेव्स, टाइड्स, ओशियन करेंट्स। पांच मेजर ओशियन होते हैं वर्ल्ड के: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है ना वो लार्जेस्ट ओशियन है, और उसी में अपन को मरियाना ट्रेंच मिलती है, ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। अटलांटिक ओशियन एस शेप्ड का होता है, और इसमें जो कोस्टल कंट्रीज रहती है ना, तो उनकी जो कोस्ट लाइन रहती है वो ऐसी रहती है, जिगजैग टाइप की। तो वहाँ पे पोर्ट बनाना इजी रहते हैं। और अटलांटिक ओशियन इज द बिजिएस्ट ओशियन। ये फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना आर्कटिक ओशियन कनेक्ट विद द पैसिफिक ओशियन बाय नैरो बेरिंग स्ट्रेट से कनेक्ट होता है। आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में आती है बेरिंग स्ट्रेट। मैपिंग में अपन देखेंगे अच्छे से। अब एटमॉस्फेयर के बारे में देखते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो लेयर ऑफ गैस है ना अर्थ, जैसे ये अर्थ है और इसके ऊपर जो लेयर ऑफ गैसेस है वो एटमॉस्फेयर है। द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ में लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। तो एटमॉस्फेयर की हाइट अप्रोक्स 600 किलोमीटर तक है, और इसको 5 लेयर में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। जैसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जो पूरी वेदर फिनोमेना होती है ना, रेनफॉल, ये सब यहीं से होती है, ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके बाद सेकंड लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें ओजोन लेयर होती है और इसी में प्लेन उड़ते हैं। थर्ड आती है मेसोस्फेयर, फिर फोर्थ आती है थर्मोस्फेयर, और फिफ्थ आती है एक्सोस्फेयर। ये अपने को पता है कि एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। बाकी फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी है 0.03%, आर्गन भी है और अदर भी गैसेस हैं। ऑक्सीजन अपने को लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कार्बन डाइऑक्साइड का ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड though present in minute amount is important as it absorb heat radiated by the earth। जो अर्थ हीट को रेडिएट करता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है, देयर बाय कीपिंग द प्लानिट वार्म। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो प्लानिट बहुत ठंडा हो जाता, मतलब टेम्परेचर बहुत कम होता अर्थ का। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट।
अब ये देखो, द डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर वेरीज विद द हाइट। जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है एटमोसफेयर की वो सी लेवल पे होती है, और जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाते हैं वो कम होती जाती है। ये अपने को पता है, जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, अपन भी पहाड़ एरिया में जब जाते हैं हिल स्टेशन पे, तो अपने को वहाँ सांस लेने में दिक्कत आती है। तो उसका रीज़न क्या है कि डेंसिटी ऑफ द एयर कम हो जाती है, डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द एयर। जैसे जैसे अपन ऊपर हिल स्टेशन पे जाते हैं तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है, द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। अब अभी एक कंसेप्ट याद रखो कि एक हाई प्रेशर जोन होता है और एक लो प्रेशर जोन होता है। तो जो विंड का डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब हाई प्रेशर कैसे बनता है, लो प्रेशर कैसे बनता है, वो नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। अभी देखो बायोस्फीयर, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। तो बायोस्फीयर क्या है, नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर, उसी को बायोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ सब रहते हैं। ये फिर इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 6, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। देखो दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। जो इंटरनल प्रोसेस होती हैं वो अर्थ के अंदर काम करती हैं, और जो एक्सटर्नल प्रोसेस होती हैं वो अर्थ के बाहर काम करती हैं। इंटरनल प्रोसेस मतलब जैसे अपलिफ्टमेंट, कॉसेस अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे पहाड़ बनते हैं, है ना, या जो सिंक होल बनते हैं, वो बनते हैं इंटरनल प्रोसेस के कारण। लिथोस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड रहता है, स्मॉल और बिग प्लेटेड प्लेट्स। और जो इंटरनल इंटरनल फोर्सेस रहती हैं उसके कारण जो लिथोस्फेयर प्लेट्स रहती हैं ना, वो मूव करती हैं स्लोली स्लोली, तो उसी के कारण लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। ये सब आगे बहुत डेप्थ में आएगा कि लैंडफॉर्म कैसे क्रिएट्स होते हैं। अभी सिर्फ बेसिक याद रखो कि दो प्रोसेस होती हैं, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। जो इंटरनल प्रोसेस होता है उसके कारण अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस होता है, और जो एक्सटर्नल फोर्सेस रहती हैं वो क्या करती हैं, वियर डाउन और रीबिल्ड करती हैं। जैसे सॉइल इरोजन होता है हवा के कारण, पानी के कारण, ग्लेशियर के कारण। अब वो एरोड होके मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, फिर डिपॉजिट होता है, तो उससे बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सब। अब माउंटेन्स देखते हैं ना अपन, माउंटेन्स, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, बस एक बार देख लेना। देखिए, कई माउंटेन्स ऐसे होते हैं पैरेलली, बहुत सारे, तो उनको अपन रेंज बोलते हैं। माउंटेन्स में भी अरेंज इन ए लाइन कॉल्ड नोन एज रेंज, है ना। तो जो पैरेलल रेंजेस होते हैं, जैसे उसके एग्जांपल हैं ये हिमालयास, एल्प्स माउंटेन होते हैं यूरोप में, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में। माउंटेन्स थ्री टाइप के होते हैं, फोल्ड माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन होते हैं, और वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं। जो हिमालयास एल्प्स होते हैं ना, जो हिमालय माउंटेन है और एल्प्स माउंटेन है, वो एग्जांपल है यंग फोल्ड माउंटेन का। तो इसलिए उनकी रिलीफ है ना बहुत हाई है, और रग्ड रिलीफ है, हाई कॉनिकल पीक्स हैं हिमालयास में, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई, K2 हो गई, ये सब। जो अरावलीज हैं वो भी एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का, लेकिन ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ऐसे ही सिमिलरली द एपलेशियन माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, और यूरल माउंटेन है, वो भी एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का, पर वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो ये फोल्ड माउंटेन के आप एग्जाम्पल याद रखना, ये यूपीएससी ने पूछा है 2-3 बार। कैसे बनते हैं वो सब आगे वाली क्लासेस में, अभी सिर्फ नाम याद रखो। ब्लॉक माउंटेन्स देखते हैं ना, कैसे बनते हैं ये सब बाद में देखेंगे। पर ब्लॉक माउंटेन ऐसे रहते हैं, जैसे मान लो ये सरफेस है, अब इसका कुछ हिस्सा बैठ गया और कुछ ऊपर ही रह गया, तो जो ऊपर हिस्सा है उसको अपन हॉर्स बोलते हैं, और जो हिस्सा बैठ गया उसे अपन ग्रेवॉन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, राइन वैली एंड द बोस माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। इंडिया में इसका एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट। तीसरे टाइप के माउंटेन होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बने हैं,
इसके एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो इन यूरोप एंड माउंट फुजियामा इन जापान। ये सब देख लेना है ना कि माउंटेन्स स्टोर हाउस ऑफ द वाटर होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, बहुत सारी रिवर्स वहाँ से निकलती हैं, इसलिए इरिगेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। रिवर बेरीज एंड टेरेस आर द आइडल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। वहाँ बहुत सारे फ्लोरा और फोना मिलते हैं। फ्लोरा मतलब प्लांट की वैरायटी और फोना मतलब एनिमल की वैरायटीज। ये देखो एक मैग्मा होता है, मैग्मा चैम्बर होता है बहुत अंदर, अर्थ के अंदर मैग्मा चैम्बर होता है। मैग्मा चैम्बर मतलब बहुत सारे पत्थर, ये सब बहुत इन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, ये अंदर मेल्ट हो जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे निकलते हैं एक पाइप के थ्रू, वेंट के थ्रू, और धीरे धीरे ऐसे निकलते निकल के ये लोग वॉल्केनो बना लेते हैं। जो मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसको अपन लावा बोलते हैं, और जब अंदर ही रहता है उसको अपन मैग्मा बोलते हैं। अब प्लेट्यूस देखते हैं। प्लेट्यूस ये होते हैं कि प्लेट्यूस हाई हाई एरियाज होते हैं, माउंटेन से छोटे और प्लेन से बड़े। Plateau is an elevated flatland. It is flat-topped tableland standing above the surrounding areas. जो प्लेट्यूज की रहती हैं हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। स्टीप स्लोप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। प्लेट्यूज भी माउंटेन की तरह यंग और ओल्ड हो सकते हैं। जैसे इंडिया में एग्जांपल है डेक्कन प्लेट्यू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। ऐसे ही एक ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केन्या, तंजानिया और युगांडा में। वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यह भी सिर्फ नाम याद रखो। जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है। उसकी हाइट है 4,000 मीटर टू 6,000 मीटर तक। जो प्लेट्यू रीजन होते हैं वो रिच होते हैं मिनरल्स में। जैसे डेक्कन प्लेट्यू हो गया, इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, ये झारखंड झारखंड वगैरह वाला एरिया। अफ्रीकन प्लेट्यू इम्पोर्टेंट फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइंस। प्लेट्यू रीजन में बहुत सारी रिवर भी होती हैं, और उसके कारण वाटरफॉल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुंड्रू फॉल इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुवर्ण रेखा। जॉग फॉल इन कर्नाटक। फिर आते हैं प्लेन एरिया। प्लेन एरिया क्या होते हैं? प्लेन एरिया आर द लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड्स। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स above द सी लेवल। बहुत सारे जैसे अपन खेत नहीं देखते प्लेन, बिल्कुल प्लेन प्लेन, ऐसा ऐसे एरिया को बोलते हैं अपन प्लेन, है ना। ये बहुत फर्टाइल एरिया होते हैं। और इनका रीज़न क्या है फॉर्मेशन का? रिवर्स या उनकी ट्रिब्यूटरीज। जो रिवर्स माउंटेन से आती हैं वो अपने साथ बहुत सारा रेत पत्थर लेके आती हैं, और उनका इरोजन होते होते ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के कारण ये प्लेन्स बनते हैं। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल लैंड, और यहाँ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ईजी होता है, इसलिए ये एरिया बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। सॉइल यहाँ की बहुत फर्टाइल होती है। लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर द कल्टीवेशन। अभी इम्पोर्टेंट नहीं है लैंड फॉर्म, सेंड द पीपल। अब देखते हैं अवर कंट्री इंडिया। तो इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो अपना नॉर्थ टू साउथ है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, वो है अपना 3200 किलोमीटर। और जो अपना ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है, अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, वो है अपना 2900 किलोमीटर। तो अपना इतना बड़ा एरिया है, तो उसके कारण क्या है कि अपने यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। लैंड फॉर्म्स की डाइवर्सिटी बहुत है, क्लाइमेट की डाइवर्सिटी है, वेजिटेशन की है, वाइल्ड लाइफ की है, लैंग्वेज की है, कल्चर की है। अपने यहाँ सब कुछ मिलता है, माउंटेन्स, डेजर्ट, कोस्ट, प्लेट्यूस, प्लेन्स, सब। अब ये डू यू नो में देखो कि लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव ए सिंगल। वो अपन ने पीछे देखा था कि जो ईस्ट और वेस्ट में ज़्यादा स्ट्रेच करती हैं, जिनकी विड्थ ज़्यादा रहती है,
तो उनका एक टाइम जोन नहीं रहता, उनके बहुत सारे टाइम जोन होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि यूएसए के 7 टाइम जोन है, कनाडा के 6 टाइम जोन है, सिमिलरली रशिया के शायद 11 है, फ्रांस के भी ज़्यादा हैं। ये इसी साल 2025 यूपीएससी में पूछा था प्रीलिम्स में क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं अपने जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या है। तो इंडिया का लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, ये अपना। तो अपन पूरे नदर्न हेमिस्फेयर में आता है इंडिया, ये याद रखना। और इक्वेटर से पास नहीं होता इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट, वो इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड करता है। कौन कौन सी स्टेट से डिवाइड करता है ये आप देखना, मैं बताऊंगा आगे, पर ये आप एक बार गूगल पे देखना। और जो अपने लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड से होता है, और लॉन्गिट्यूड जो अपना है ये है, वो है अपना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो अप्रोक्स 29 डिग्री का फर्क आता है 2 घंटे का। तो फिर अपन का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। कि 7 कंट्रीज हैं जिससे अपन लैंड बॉर्डर्स टच करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, चाइना से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से और म्यांमार से। किससे ज़्यादा करते हैं किससे कम करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार देख लेना। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से करते हैं, सबसे कम अफगानिस्तान से करते हैं। और जो अपन सी बाउंड्री है वो 2 कंट्रीज से करते हैं, एक श्रीलंका से करते हैं और एक मालदीव से करते हैं। ये देखो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना, इक्वेटर, सॉरी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, वो यहाँ से पास होती है। और जो इंडिया का टाइम जोन है वो अप्रोक्स यहाँ से पास होता है, टाइम जोन जो 82.5 डिग्री ईस्ट है वो यहाँ से पास होता है। तो इन स्टेट्स के नाम देखना। अब फिजिकल डिवीजन देखते हैं। ये 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिया है, पर अपन अभी ऐसी बेसिक शैलो लेवल पे देख लेते हैं। जो हिमालयास हैं उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हिमालयास अपने नॉर्थ में है ना, तो हिमालयास को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री। पहले ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री आते हैं, फिर आते हैं मिडिल हिमालयास, इसी को अपन हिमाचल बोलते हैं। जो अपने हिल स्टेशन है शिमला मनाली वो सब मिडिल हिमालयास में आते हैं। फिर थर्ड आता है अपना शिवालिक। फिर उसके नीचे आते हैं अपने द नदर्न इंडियन प्लेन्स, है ना। नदर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, है ना। ये बने कैसे हैं, क्योंकि जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स है जो रिवर्स लेके आई थी इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनके कारण बने हैं। देयरफॉर दे आर वेरी फर्टाइल लैंड्स। जैसे यूपी बिहार दिल्ली, ये सब नदर्न इंडियन प्लेन्स में आते हैं, वेस्ट बंगाल। फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ द लैंड। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है, जो अपना साउथ वाला पार्ट है ना, नर्मदा के साउथ वाला पार्ट, तो वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ट्रायंगुलर शेप का है, द रिलीफ इज हाईली अनइवन, दिस इज अ रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर टू द नॉर्थ साउथ। विंध्यास पड़ता है यहाँ पे, सतपुड़ा पड़ता है, नर्मदा और तापी फ्लो करती हैं। जो नर्मदा और तापी हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। यहीं पे अपना फिर वेस्टर्न घाट पड़ता है, उसी को अपन सह्याद्रीज बोलते हैं। और ईस्टर्न घाट पड़ता है, वो ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। वाइल द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस हैं, और जो ईस्टर्न घाट है वो ब्रोकन और अनइवन है। फिर अपने कोस्टल एरियाज पड़ते हैं, है ना। 2 कोस्ट पड़ती हैं, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। जो वेस्ट कोस्ट प्लेन्स है वो बहुत नैरो हैं, जो ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स है वो मच ब्रॉडर हैं। ये याद रखना छोटे छोटे फैक्ट। यहाँ पे बहुत सारी नदी बहती हैं जो ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन्स टू द बे ऑफ बंगाल।
सुंदरवन डेल्टा भी बनता है अपना ब्रह्मपुत्र और गंगा के कारण। ये देखो एलुवियल डिपॉजिट क्या क्या होते हैं। These are very fine soils brought by the rivers and deposit in the river basin। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जैसे कोई भी मेन रिवर है ना, उसको जो छोटी छोटी रिवर आके ज्वाइन कर रही हैं वो कहलाती हैं ट्रिब्यूटरी। अब डेल्टा क्या होता है। डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। कोई भी रिवर है जब वो बिल्कुल अपने एंड पे है तो बहुत सारी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना लेती है, तो उसके कारण ये डिपोजिशन हो जाता है, इसी को अपन डेल्टा बोलते हैं। और अपने आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब अपन देखते हैं इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। पहले तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस देखते हैं। जो डे टू डे चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में वो वेदर कहलाता है। जैसे आज बारिश होगी, आज का टेम्परेचर कितना था। ब्रॉडली जो इंडिया में सीज़न होते हैं वो ये हैं, 4 सीज़न है मेनली। कोल्ड वेदर सीज़न विंटर, जो अपना दिसंबर टू फरवरी चलता है। फिर हॉट वेदर सीज़न है मार्च टू मई, समर सीज़न है ना। फिर साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, ये रेनी सीज़न होता है अपना जून टू सितंबर। फिर होता है रिट्रीट ऑफ सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, उसको अपन ऑटम सीज़न बोलते हैं, ये चलता है अक्टूबर टू नवंबर। पहले अपन देखते हैं ये थोड़ा थोड़ा देख लेना, कोल्ड वेदर वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न क्या क्या होता है। इसमें यह है कि जो गर्मी का टाइम रहता है, समर का टाइम रहता है, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। उसके कारण क्या है, हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं, उसको अपन लू बोलते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न। जो मानसून विंड्स रहती हैं वो अरेबियन सी से वाटर लेके आती हैं, और ऐसे द विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। जो विंड्स अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ जाती है ना, वो मॉइस्चर कैरी करके चलती हैं, और जैसे ही वो लैंड में आती है ना तो ये मॉइस्चर वो अपना छोड़ने लगती है, तो उसके कारण बारिश होती है। फिर रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून, जब मानसून वापस जाता है उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून और ऑटम सीजन। और जब रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून होता है ना उस टाइम ये तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होती है इन दिस सीजन। जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का क्लाइमेट है, क्योंकि अपन मानसून पर डिपेंड है। अब किसी भी जगह का क्लाइमेट है वो किस चीज़ से अफेक्ट होता है, वो वहाँ की लोकेशन से, एल्टीट्यूड से, मतलब वो कितने हाइट पे है, या डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और रिलीफ से होता है। जैसे इसलिए अपने यहाँ रीजनल डिफरेंसेस बहुत हैं क्लाइमेट में। जैसे जैसलमेर और बीकानेर डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट है। वैसे ही सिमिलर मतलब द्रास और कारगिल जम्मू कश्मीर में वहाँ फ्रीजिंग कोल्ड है। कोस्टल एरिया में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जैसे मुंबई हो गया, और मेघालय, मैसिनराम, चिरापुंजी, यहाँ पे अपनी बहुत बारिश होती है। वेजिटेशन देखते हैं फिर। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। वेजिटेशन मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ। अब इंडिया में इतना क्लाइमेट की वैरायटी, इतना क्लाइमेट डिफरेंट है, इतना वेदर डिफरेंट है, तो अपने यहाँ वेजिटेशन की भी बहुत वैरायटी होती है। देखो इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। एक बार ये देख लेना कि फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है। तो इसलिए नेसेसरी है क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो हमें ब्रीथ लेने में काम आती है, और एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। द रूट ऑफ द प्लांट्स वाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल इरोशन। फॉरेस्ट अपने को टिम्बर भी प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिनल प्लांट भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ देख लेना, मतलब ये हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। माइग्रेटिव बर्ड्स मतलब जो दूर देश से इंडिया में आते हैं कुछ मौसम में, जैसे वहाँ रशिया में ठंडों में बहुत ठंड रहती है वहाँ पे, तो वो इसलिए इंडिया आते हैं। बहुत सारे बर्ड्स इंडिया आते हैं, तो उनके कुछ नाम दिए हैं, ये देखो। पिंक टेल डक, करल्यूस, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, लिटिल स्टिंट है ना। दे माइग्रेट टू अवर कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो मैं आगे वीडियोस लाऊंगा तो वो भी आपको दिखती जाएंगी, और प्लीज़ कमेंट करना कि
कैसा लगा आपको लेक्चर? थैंक यू।